को आत्महत्या करने से, सुसाइड करने से बचा चुके हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। पिछली बार जब आया था यहाँ पर सूरत में, तो मैं एक बात कह कर गया था कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाऊँगा, मंत्रालय तक पहुँचाऊँगा। बहुत एफर्ट किए गए, बहुत मेहनत की, बार बार सरकार को आपकी बात, जनता की बात पहुँचाई गई। शुरुआत में तो सरकार ये तैयार ही नहीं थी इस बात को स्वीकार करने के लिए कि ऐसी कोई समस्या है। उनको लगता था हम बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को ऐसा दिखा रहे हैं कि समस्या ज़्यादा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार को भी लगने लगा कि हाँ, समस्या गंभीर है। उसका एक बड़ा कारण है संख्या बल। जब हमने शुरुआत की थी तो 20-25 हज़ार लोग थे, तो सरकार को लगा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़े नंबर नहीं है, 20-25 हज़ार तो कोई ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। जब संख्या 50 हज़ार हुई तो सरकार पर थोड़ा सा असर पड़ना शुरू हुआ। ये संख्या जब 1 लाख हुई तो और ज़्यादा फर्क पड़ा सरकार पर। अभी आज की डेट में 2,60,000 ज़्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। और गुजरात की बात करूँ, 10,000 ज़्यादा लोग गुजरात में जुड़ चुके हैं। एक तरफ जहाँ ये गर्व की बात है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक अफसोस की बात भी, एक दुख की बात भी है कि कितने लोग परेशान हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कर्जा एक ऐसी समस्या है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं, कौन अपना है जो सुनेगा? ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ज्यादातर लोग मजाक उड़ाएंगे कि व्यक्ति कर्जे में है। और सच्चाई क्या है? हर दूसरा व्यक्ति कर्जे में है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति मिल जाए, उसके ऊपर कर्जा होगा ही होगा। और लोग परेशान हैं, घुट घुट के जीने को मजबूर है। हर जाति के लोग परेशान हैं, हर धर्म के लोग परेशान हैं। कर्जा सबके ऊपर है। और मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। अभी आपने देखा होगा, मैं लाइव आकर के बोला था, आरबीआई से एक लेटर का जवाब भी आ गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे सरकार से, अब सरकार ने भी बात करनी शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है जल्दी सरकार आपको बुला लेगी। और जब भी सरकार बुलाए जाना, जैसे यहाँ आए हो, दिल्ली बुलाए दिल्ली जाना, अहमदाबाद बुलाए अहमदाबाद जाना, अपनी बात रखना, बिना डरे, बिना परेशानी के। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार को ये बात पता चलनी चाहिए। खासकर से नोटबंदी के बाद व्यापारियों ने बताया, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो बता देंगे 3 सबसे बड़ी गंभीर समस्याएं जो हमारे सामने आई, वो कब आई? नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन। कहते यही झटका। अभी गाड़ी में आ रहे थे तो राजेश्वर भाई ने बताया, ये हमारे गुजरात के प्रभारी भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, नितेश भाई भी गुजरात प्रभारी हैं और पूरी टीम है हमारे साथ। जैसे यहाँ लक्ष्मण भाई हैं यहाँ पर, और भी गुजरात के साथी हैं यहाँ सूरत में जो काम कर रहे हैं। प्रवीण भाई हैं हमारे साथ, ये भी पूरे गुजरात में काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे साथी हैं यहाँ। चंद्रेश भाई आए हुए हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि आपकी बात सरकार तक पहुँचाई जाए। ज़्यादातर व्यापारियों की समस्या यही है कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, पहला झटका, जैसे मैं बता रहा था गाड़ी में, राजेश्वर जी कह रहे थे कि हार्ट अटैक आया पहला नोटबंदी के रूप में व्यापारी के लिए। पहला झटका झेल गए कुछ व्यापारी, उससे उभरे नहीं थे कि दूसरा जीएसटी आ गया। अब सबको पता है कच्चे पक्के काम कैसे होता है, तो जिसने व्यापार किया उसको पता ही होता है कैसे मैनेज करना होता है। झेल गए फिर भी, लेकिन ये जो लॉकडाउन आया ना, उसके बाद उस पर उभर नहीं पाया। ये तीसरा झटका था और इतना जोर का लगा है, इतना जोर का लगा है, जिनका व्यापार करोड़ों रुपए का था, आज वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे साहब। इतनी बुरी स्थिति है। और इसके लिए हम बोले भी ना, हम अपनी बात, यार सरकार क्या होती है? सरकार माई बाप होती है। एक माँ भी अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। माँ को कैसे पता चलेगा बच्चे को भूख लगी है? जब वो रोएगा। सरकार क्या है? सरकार माई बाप है। माई बाप तक कैसे बात पहुंचेगी? जब तक हम बोलेंगे नहीं। अपनी बात रखो, खुलकर रखो, खुद फॉर्म भरो, ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाओ, बिना डर के, बिना परेशानी के, बिना घबराए कि क्या होने वाला है। और जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी, यकीन मानना सबका करेगी। और हम तो ये नहीं कह रहे सबका माफ सीधा सीधा कर दो, पहले बात करो, जिसकी जैसी स्थिति लगे। मानो किसी का माफ करना जरूरी है, माफ कर दो। किसी का माफ नहीं हो सकता, 2 साल का समय दे दो यार। अभी किया ना अदानी को, अंडरराइट किया उनका लोन, कितना 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट किया। अंडरराइट का मतलब क्या है? बैंक ने लिख करके दे दिया कि इनको लोन, इंटरेस्ट, पेनल्टी कुछ नहीं भरनी है, जब इनके पास पैसे होंगे दे देगा। हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारा भी वही कर दो यार। राइट ऑफ कर दो, अंडर राइट कर दो, वेव ऑफ कर दो, जो सरकार को ठीक लगे वो कर दो। और किसी पार्टी से, किसी नेता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।
जो जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास करेगा, जो जनता के साथ खड़ा होगा, हम उसका साथ देंगे। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति ये कहे कि हाँ भाई हम जनता की परेशानी सुनने को तैयार है, जनता भी उसके साथ खड़ी हो जाए, और यही करना भी है। ना हमें किसी नेता से लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई है, ना किसी दोस्ती, ना कोई दुश्मनी। जो जनता की समस्या सुन ले। कर्जा एक गंभीर समस्या है और ये और गंभीर होता जा रहा है। क्या स्थिति हो रही है, मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, सच बताऊं कई बार रोना आ जाता है साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी एक्सपायर करके कोरोना, उनका लोन चल रहा था, अब कमाई का कोई साधन नहीं है, बच्चे छोटे हैं 10 साल 12 साल के। अब बैंक वाला बच्चों को घर से निकाल रहा है कि तुम लोन नहीं भर पा रहे तो तुम घर खाली कर दो। अरे यार, पिता का साया चला गया बच्चों से, उनके सर पे छत तो रहने दो कम से कम। और मैं क्या कह रहा हूँ, जिनका कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया और कमाने वाला ही नहीं बचा, उनका तो लोन माफ होना चाहिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सरकार को ये बात तो सुननी चाहिए, उनका माफ करो। और 4 कैटेगरी मैंने बताई, इन 4 कैटेगरी के लोगों का लोन माफ होगा ही होगा, जब भी होगा। पहली कैटेगरी वही लोग जिनका कोई कमाने वाला नहीं बचा, इनका तो लोन माफ होना चाहिए। दूसरा, जिनका कमाई का साधन नहीं बचा, व्यापार था, नोटबंदी के बाद, जीएसटी बाद, लॉकडाउन के बाद व्यापार बंद हो गया, नौकरी थी, नौकरी से निकाल दिया गया। अगर वो व्यक्ति ये साबित कर देता है कि उसका व्यापार बंद हुआ, उसकी नौकरी छूटी है और इसलिए वो किस्त नहीं भर पा रहा, ब्याज नहीं दे पा रहा, चाहे वो साहूकार का हो, चाहे बैंक का हो या जानकार का हो, उनका लोन माफ होगा। तीसरी कैटेगरी, वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन से लोन लिया, अनाप शनाप लोन लिया, साहूकारों से लिया, 2-2, 4-4, 5-5, 10% पर ब्याज पर लिया। अभी पंजाब के वहां बताया 15%, 15% ब्याज। सोचिए, अभी 1 लाख रुपए लिया, 15,000 रुपए महीना दे रहा है, और वो पिछले 3 साल से दिए जा रहा है। मतलब जितना लिया उससे कई गुना ज्यादा दे दिया, और अभी वो फिर 1 लाख रुपए बचा हुआ है। तो इनका लोन माफ होगा। और चौथा, किसानों का लोन माफ होगा। किसानों का पहले भी 2 बार माफ हुआ है, और इस बार भी अभी ओलावृष्टि हो गई, कई जगह पर बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, किसान ने कैसे कैसे करके ब्याज पे पैसा लेके फसल के लिए किया था, फसल खराब हो गई। अब सरकार जो मुआवजा देगी वो क्या देगी जी? 5,000 10,000 रुपये, उसमें थोड़ी ना उसका गुजारा होने वाला है। तो उनका लोन माफ होना चाहिए। और जो लोग पूछते हैं कि लोन कैसे माफ होगा, तो तुम्हें प्रोसेस भी पता हो। जब सरकार ने किसानों का लोन माफ किया तो क्या था, तरीका क्या था? किसानों ने जो पैसा लिया था बैंक से या साहूकारों से, उन सबको बुला लिया सरकार ने, और सरकार ने पूछा कि बात बताओ भैया कितना पैसा है इनका। किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख। सरकार ने उन सबका लोन माफ कर दिया, और जिनका था, बैंक का था तो या साहूकार का था, उनको पैसा सरकार ने दिया। ऐसे समझो, मानो तुमने अपने किसी रिश्तेदार से पैसा लिया, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसने मदद की है, तुम्हारी मजबूरी में मदद की है ना। अब तुम्हारा लोन माफ हो जाए और उसका पैसा खत्म हो जाए, पैसे तो नहीं यार, उसने बेचारे ने मदद की है, तो क्या होगा? तुम्हारा तो लोन माफ हो जाएगा, और उसने जो पैसा दिया था उसका पैसा सरकार उसे दे देगी। उसको भी फायदा हो गया, तुम्हें भी फायदा हो गया। और कोशिश करना दोबारा कर्जे की दलदल में मत फंसना, क्योंकि ये कर्जा जो है ये फांसी का फंदा है। अभी आज भी मैंने देखा, अखबार पढ़ा, रोना आ गया। कर्नाटका में एक पूरा परिवार सुसाइड कर लिया। रिजॉर्ट में लेके गया अपने बच्चों को, बीवी को, और वहाँ पर 2 अपने छोटे जुड़वा बच्चे और वाइफ, उनको मार दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। अच्छे पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं, कारण सिर्फ एक ही समस्या, कर्जा। और कर्जे के कारण कम लोग सुसाइड कर रहे हैं, कर्जे के कारण होने वाली बदनामी के कारण लोग बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो साहूकार हैं, जो बैंक वाले क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को आके बताते हैं, घर पे आके नोटिस चिपका जाते हैं, इसके ऊपर कर्जा है, ये डिफॉल्टर है, ये है। अभी इज्जतदार आदमी क्या करेगा यार? लेकिन मर जाना कोई समाधान नहीं है साहब। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराओ। लड़ने का समय है, ये हालातों से लड़ने का समय। मुझे मालूम है मुश्किल हालात हैं, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मैं तुम सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं, तब तक लड़ सकता हूं जब तक तुम इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाओ। तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी इसको, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना, खुद फॉर्म भरो, और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरो। लोगों को बताओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां जाते हो, जिस धर्म को मानते हो वहां जाओ, मौलाना से, पंडित जी से, पादरी से, वहां के ग्रंथियों से, उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो अनाउंसमेंट करें कि कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण सुसाइड ना करे। एक एक व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, एक एक व्यापारी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। व्यापारी अगर समाप्त हो जाएंगे तो देश समाप्त हो जाएगा भाई। व्यापारियों से तो हमें टैक्स मिलेगा, व्यापारियों से तो देश चलेगा, और ये सरकारों को भी समझना पड़ेगा।
बड़े बड़े उद्योगपतियों की खाली सरकार नहीं है, सरकार आम इंसान की सरकार है। हम सब ने, आप सब ने वोट किया है यार। सरकार हमें नहीं सुनेगी तो कहाँ जाएंगे हम? सरकार को सुननी पड़ेगी, लेकिन सरकार एक ही भाषा समझती है, क्या? संख्या बल, वोट की भाषा। जब उन्हें दिखता है बहुत सारे लोग आ गए तो फिर सरकार बात सुनने लगती है। तो अपनी लड़ाई मत लड़ो। जो लोग अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं ना, मेरा माफ हो जाए, मेरा माफ नहीं, सबका। अगर सरकार के लोग आ जाए, सरकार मिलने आ जाए, बुला ले, तो ये नहीं बोलना कि सिर्फ मेरा माफ कर दो जी मैं जा रहा हूँ। बोलना भैया मेरा भी करो और मेरे जो भाई हैं सबका करो, सब जाति का करो, सब धर्म का करो, भेदभाव मत करना। और जिसकी समस्या ज़्यादा बड़ी है, जैसे मैंने बताया, जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया उनका तो सबसे पहले माफ़ करो यार। उनके बच्चों को घर से निकाल दोगे आप, ऐसे थोड़ी चलेगा। छोटे छोटे बच्चे, वीडियोज़ आ रही हैं। कल मैंने देखा गांव में एक रिकवरी एजेंट चला गया, व्यक्ति भी घर में नहीं था, उसकी बकरी लेके चला गया। बताओ, अबे उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा यार, वो कर्जे के दलदल में वैसे ही फंसा हुआ है। उसकी जो बकरी है वो भी तुम लेकर के चले जाओगे। गाली गलौज कर रहे हैं, फोन पर आते हैं, फोन आते हैं, लेडीज को बिठा रखा है, वो लेडीज बदतमीजी करती हैं, गाली गलौज करती है, व्यक्ति को बोलती है इस तरह के शब्द के, व्यक्ति सुसाइड ना करे तो क्या करे? फिर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात सरकार के सामने भी रखेंगे। आज भी मैं इसीलिए आया, आप सबसे मिलेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उन सबका रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, जो आपकी फाइल वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री के पास भेजी गई है, उसका नंबर लेकर के जाओ। कोई भी आता है सरकार का व्यक्ति, उसे बताओ भैया ये मेरा नंबर है, मेरी फाइल गई हुई है। बैंक में जाकर के बताओ और लेटर लिख करके दो बैंक से। बैंक को कैसे पता चलेगा तुम्हारी स्थिति कैसी है? बैंक को कोई सपना नहीं आएगा। जब तुमने लोन लिया था या बैंक ने लोन दिया था, तुम्हारी स्थिति अच्छी थी ना, आज स्थिति खराब होगी, बैंक को कैसे पता चलेगा? एक ही तरीका है, बैंक में जाके लेटर दो। और अगर बैंक वाला लेटर ना ले तो कोई बात नहीं है, उसको बोलना लिख करके दे दे कि नहीं ले रहा। फिर भी नहीं देता, वीडियो बनाओ कि मैं बैंक में आया हूँ, मैनेजर को लेटर दे रहा हूँ, मैनेजर लेटर नहीं ले रहा, इसको प्रूफ के तौर पे रखना। स्पीड पोस्ट कर दो उनको, बैंक मैनेजर का नाम स्पीड पोस्ट भेज दो, उसकी रसीद अपने पास रख लो। जब ये कोर्ट में जाएंगे तो तुम रसीद दिखाना, देखो मैं बैंक गया था, मेरी स्थिति खराब है, मैंने बताया था, बैंक वाले ने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे समय दिया नहीं। बैंक को सपना नहीं आने वाला आज आपकी स्थिति खराब है, आपको जाके बैंक में बात करनी पड़ेगी। और लेटर भी लिखो तो लेटर में क्लियर लिखो कि जैसे अदानी जी का 12,000 करोड़ रुपए अंडर राइट किया गया है, मेरा भी वैसे ही अंडर राइट कर दो। यही तो मांग रहे हैं, 2 साल का समय दे दो। 2 साल तक कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट, कोई सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा, कोई EMI नहीं देनी। 2 साल तक का अगर समय मिल जाए, ईमानदारी से बताना, 2 साल तक सरकार सबको कह दे कि कोई पेनल्टी नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई EMI नहीं, खुल के काम करो, और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएंगे। दबाव ही तो है ना, जो दिमाग पे दबाव है उसको निकालना है। मदद करूंगा मैं आपकी लड़ाई भी लड़ूंगा। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैंने पहले भी वादा किया था कि मैं सूरत में आऊंगा, बार बार आता रहूंगा, आप बुलाओगे जब आऊंगा मैं। आप फिर मैं वादा कर रहा हूं, जब आपको लगेगा जरूरत है मेरी, मैं आऊंगा। आपको लगता है जरूरत है तो दिल्ली आइए, दिल्ली मेरा ऑफिस है। आप में से कुछ लोगों को दिल्ली भी बुलाएंगे, जो लोग वित्त मंत्रालय के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जा करके अपनी बात रखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, सारे जो बात रख सके उसको ले चलेंगे। क्योंकि मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ, मुझसे मत सुनो, मेरी टीम से मत सुनो, तुम्हें लगे हम झूठ बोल रहे हैं, इनमें से बुला लो किसी को भी, भाई बता तेरी क्या समस्या है। और जब 2, 4, 5, 10 लोगों की सरकार समस्या सुनेगी, सरकार को पता चल जाएगा समस्या कितनी गंभीर है। और अभी तो बहुत सारे व्यापारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने बताया 50-50, 100-100 करोड़ का व्यापार वो करते थे सूरत में, और आज उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं? कर्जा लेकर कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कर्जे की दलदल कहा जाता है। कर्जे की दलदल क्या है? एक कर्जा लिया, इसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए एक और कर्जा ले लिया, और कर्जा लेते 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 वो इतनी दलदल में फंस गया, आज कोई देने वाला नहीं बचा। फिर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कोई ऐसा काम मत करो जिसमें कि तुम्हारे या तुम्हारे परिवार की कोई हानि हो, क्योंकि कर्जा आज नहीं तो कल उतर जाएगा। लेकिन अब वो जो परिवार एक्सपायर कर गया, मैं कहाँ से वापस लाऊंगा वो परिवार? मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और हम इसमें सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ आया हूँ। आप सबसे बात करेंगे और मैंने आज और कोई कार्यक्रम नहीं रखा, इसलिए मैं सीधा आया। मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा, एक एक व्यक्ति से इंडिविजुअली मिलेंगे। यहाँ थोड़ा धूप हो रही है, हम लोग उधर बैठ जाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे। बिल्कुल मत घबराना। जिसका कोई नोटिस आया हुआ है, हो सकता है आपको कोई बैंक से नोटिस आ गया हो, कोर्ट से नोटिस आ गया हो, तो नोटिस के बारे में भी समझ लो। 3 तरह के नोटिस हैं। पहला नोटिस होता है जो बैंक से आता है, सबसे पहला नोटिस। अगर उसी नोटिस का जवाब दे दोगे तो कोर्ट से या वकील का नोटिस नहीं आएगा।
समस्या क्या आती है, हम वो नोटिस जेब में रख लेते हैं, जवाब नहीं देते। हमें क्या लगता है बैंक हमें नोटिस दोबारा नहीं देगा। बैंक दोबारा क्या करेगा पता है, अब वकील का नोटिस देगा। अगर वकील के नोटिस का जवाब दे दिया तो कोर्ट से नोटिस नहीं आता, हम तब भी जवाब नहीं देते। अब क्या होता है, अब कोर्ट से आता है नोटिस, और अगर कोर्ट के नोटिस का भी जवाब नहीं दोगे तो फिर वारंट निकलेगा, फिर पुलिस आएगी लेकर जाने के लिए। ऐसी नौबत मत आने। पहले तो तीनों नोटिस को पहचान लो। कैसे पता चला कोई नोटिस बैंक से आया है कि वकील का है कि कोर्ट का है? लेटर हेड पर लिखा होता है, अगर बैंक का नाम ऊपर लिखा है तो इसका मतलब वो नोटिस बैंक से आया है। अगर ऊपर लिखा है एडवोकेट, वकील, वो इसका मतलब वकील का नोटिस है। अगर उसमें लिखा है न्यायालय, कोर्ट, चाहे वो लोक अदालत का हो, तहसील का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, उस पर कोर्ट का नाम लिखा हो, वो कोर्ट का नोटिस है। अब मानो बैंक से नोटिस आया, उसका जवाब कैसे देना है? बैंक के नोटिस के लिए किसी वकील की किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसका जवाब आप खुद एक लेटर पे लिख कर दे सकते हो। अगर आया नोटिस वकील से, अब इसका जवाब आप खुद तो दे सकते हो, लेकिन खुद मत देना, अब किसी वकील को पकड़ना और वकील का नोटिस का जवाब दे। अगर आया नोटिस कोर्ट का तो कोर्ट के नोटिस पे जाना पड़ेगा। भागो मत। जज भी इंसान है, उसको अपनी स्थिति बताओ कि साहब मेरी स्थिति ऐसी है, और अगर आपकी स्थिति सही हुई और आप सच बोल रहे हो तो जज भी साथ देगा, कोर्ट भी साथ देगा, लेकिन नोटिस का जवाब जरूर देना, भागना मत। अभी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आई है कि अगर कोई व्यक्ति को कोई नोटिस आता है और वो जवाब दे रहा है तो बैंक को हक बनता है उसकी बात सुनने की। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे, इसको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। और अगर विलफुल डिफॉल्टर हो जाएंगे तो फ्रॉड डिक्लेयर कर देगा बैंक, और आपके अकाउंट भी सीज कर देगा, सिविल भी खराब हो जाएगा, दोबारा लोन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आने देनी है। बाकी फिर भी इंडिविजुअली बात करो, किसी बार नोटिस आया तो नोटिस की कॉपी दिखाओ, कौन सा नोटिस है, कैसे जवाब देना वो भी बता दूंगा आज। आगे क्या करना है, क्या स्थिति है, ईएमआई भर पा रहे हो तो क्या करना है, लग रहा है कि अगले महीने नहीं भर पाऊंगा तो अभी से क्या तैयारी करें। किसी का एनपीए हो गया है, अब क्या करना है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है, अब क्या करें, प्रॉपर्टी कैसे बचाएं, क्योंकि बैंक की निगाह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर रहती है। थोड़ा सा भी तुम्हारी अगर अकाउंट में ऊपर नीचे हुआ तुरंत आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा बैंक। तो ऐसी गलती ना हो, हमारे प्रॉपर्टी गलत जगह ना जाए। हमारे पास पैसे हैं या नहीं है वो स्थिति अलग है, लेकिन चीज़ों को रोका जा सकता है, चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो, उस पर भी आज बात करें। तो अभी 1 to 1 बैठेंगे, बातचीत करेंगे। भाई किधर व्यवस्था करें बैठने की? आज ही वहाँ जाइए। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा सबने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग बुलाएंगे। आप बुलाएंगे, यहीं रहो आप लोग, बुला लेंगे हम लोग वहाँ पे। जिनका नाम लिखा हुआ है वो प्रवीण भाई, मेरा फोन मोकला ने क्या मोकल दो।